नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में पहले चरण का वोटिंग जो मतदान है, उसमें 121 सीटें, 18 जिलों की 121 सीटों के लिए 1314 प्रत्याशियों के भविष्य को वोटरों ने ईवीएम में कैद कर दिया है। और वहां से जो सूचनाएं निकल कर आई हैं, जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, जो अंतिम सूचना थी उसके अकॉर्डिंग 64.46% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह सूचना थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो ऑफिशियल सूचना थी। उसके अलावा 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अभी भी मतदान का क्रम जारी है। ये सूचना यानी कि ये जो 64.46% पहले चरण में जो वोटिंग है, ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। और बहुत जगह ऐसी रही है जहां बंपर वोटिंग, और बंपर वोटिंग के अलावा एक दर्जन के आसपास कुछ बड़ी घटनाएं छुटपुट को छोड़कर, और इसमें जो बड़ी घटनाओं में यदि कहें तो जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनके साथ जो कुछ हुआ, और इसके अलावा कई जगहों पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बैरंग लौटाने का प्रयास हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, सारा कुछ हुआ। और ये कहीं परिलक्षित होता है कि जो राहुल गांधी ने हरियाणा का जो एक विस्फोट किया था, उनकी जो एच फाइल है जो खुली है, उसके बाद जो कुछ उन्होंने कह दिया था राहुल गांधी ने कि अब जनता के हवाले है वतन साथियों, इस तरीके का उसमें भाव था। तो जो निकला हुआ है, जो सीन है, जो दृश्य है, और इतनी बंपर वोटिंग है, तो धड़कन निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों की बढ़ती हैं कि आखिर ये जो इतना जबरदस्त वोटिंग हुआ है किसके पक्ष में रहा होगा। क्योंकि अगर हम 2020 से तुलना करें तो ओवरऑल 57.5% वोटिंग हुआ था। अभी 11 तारीख को दूसरा फेज होना है जिसमें 122 सीटें और बची हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वो बतला रहा है कि वहां बिहार का जो वोटर है बढ़ चढ़कर निकला, और हर प्रकार का, महिलाएं निकली और यूथ्स निकले हैं। और सारा कुछ जो हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर पहले एक्स आया, और वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में भारी बढ़त एनडीए ने हासिल कर ली। और वो ये भी कहीं फरमा रहे हैं कि सेकंड जो फेज होगा उसमें भी ऐसी कुछ लहर चलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कल बिहार पहुंच रहे हैं तो ये सारा कुछ है उसको हम साझा करेंगे, जो उनकी सभाएं हैं। तो जो पूरा परिदृश्य रहा है वो बंपर वोटिंग है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या उसके रिपरकेशन 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे देखने को मिलेगा। देश की बात में हम सीधे चलेंगे अभय दुबे सर के पास। सबसे पहले उनको अभय जी को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अभय जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत। और अभय सर, ये जो है पहला फेज जो है, और इस तरीके से वोटर बढ़ चढ़ के निकला है, कैसे देखें, कैसे लें? शुरुआत यहीं से अभय सर। देखिए, एक जमाना था जब हम लोग कितने प्रतिशत वोट हुआ है, पिछली बार कितने प्रतिशत हुआ था, इस बार ज्यादा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, अगर कम हुआ है तो क्या मतलब है, इस प्रकार की तमाम कयास लगाते थे। और चूंकि मैंने सीएसडीएस लोकनीति के साथ एक सहयोगी के रूप में जुड़ के कुछ काम भी किया है, चुनावी सर्वे पे नहीं लेकिन दूसरे तरह के विषयों के ऊपर सर्वेक्षण के काम किए हैं उनसे, और उनके चुनाव शास्त्र से भी मेरी वाकफियत है। तो इसलिए भी ये काम करते थे, इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों को लगा कि इस प्रकार के विश्लेषण से ज्यादा कुछ बनता नहीं है। अब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ज्यादा अगर कहीं वोट मतदान हुआ है तो वो सरकार बदलने के लिए हो रहा है, अगर कम हुआ है तो सरकार बदलने के लिए नहीं हो रहा है। इस प्रकार की पहले बात कही जाती थी, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। आज जो बिहार में जो हुआ उसको हम एक राजनीतिक गतिविधियों के एक समुच्चय के तौर पर देखें, सेट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब आप देखिए कितनी श्रेणियों में इन एक्टिविटीज को बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी उन मतदाताओं की है जो कि अपनी डिजिटल पर्ची लेकर मतदान केंद्र पे जाते हैं, और वहां जाके पता लगता है कि डिजिटल पर्ची जो कि उन्हें बीएलओ ने भेजी है, बूथ लेवल ऑफिसर ने भेजी है, उसके बावजूद उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। एक श्रेणी उन लोगों की है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है श्रेणी। जगह जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि ये है। दूसरी श्रेणी उन गतिविधियों की मौजूद है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और उम्मीदवार जाते हैं तो उन्हें वहां पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से उनका स्वागत किया जाता है। कई जगहों पे उनको दौड़ा भी लिया जाता है उम्मीदवारों को, और यहां तक कि मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो भी इससे बचते नहीं है। अभी एक आपने जिक्र किया, उनकी कार के ऊपर पता नहीं क्या क्या फेंका गया, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पे आरोप लगाया, लेकिन हम सब जानते हैं कि जनता की नाराजगी है उसकी वजह से फेंका जा रहा है। ये एक दूसरे स्तर की गतिविधि है जो कि आज दिखाई गई। एक तीसरे स्तर की गतिविधि भी हो रही है उन इलाकों में जहां पर वोट नहीं पड़ रहे हैं या कुछ चुनाव प्रचार हो रहा है। तो वहां मैदान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमे हुए थे,
वहां प्रियंका गांधी ने अपने मंच से तीनों चुनाव आयुक्तों का बाकायदा नाम लिया। जी हाँ। उन्होंने ज्ञानेश कुमार, एस संधू और जोशी करके तीनों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और ये भाजपा के साथ में साजिश करके चुनाव लूट रहे हैं और इनको इनके पद और इनकी हैसियत के पीछे छुपने नहीं देना है। ये उन्होंने मन से चुनौती फेंकी। उधर राहुल गांधी ने वही सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी तो युवाओं को रील देखने वाला बना देना चाहते हैं, और तो वो इस तरह की यहाँ पे ये सब भी चलता रहा। तो मैं समझता हूं कि आज जो बिहार का चुनाव है उसमें राहुल गांधी की जो इंदिरा भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका सीधा सीधा असर देखने को मिला। जबकि परीक्षकों को ये उम्मीद थी कि भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसका असर आएगा चुनाव पे, लेकिन वो अगले चरण की मतदान पे आएगा। लेकिन वो इसी चरण के मतदान में वो असर दिखाई पड़ा। और दूसरी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी मेहनत से बूथों पे चाक चौबंद तैनात लगे देखने में। दूसरी बात ये लगी कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश हुई किस तरीके से अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए और उनसे वोट पड़वाए जाएं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े, और जो SIR करने में जो घपला घोटाला किया इन लोगों ने उसको कैंसिल आउट किया जा सके किसी तरीके से। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको कैंसिल आउट किया जा सके। तो इस प्रकार से आज पूरा दिन चला। मैं समझता हूं कि बिहार की जो पहले अंदाज था कि साहब जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी वो जनता तक नहीं पहुंची है, वो केवल एक जुलूस, एक रोड शो होकर रह गया, बड़ा भव्य और बड़ा असरदार से लगने वाला रोड शो, लेकिन दरअसल वो नीचे तक नहीं पहुंची है। लेकिन आज के मतदान में ये बात गलत साबित हुई है। इसका मतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा लोगों तक पहुंची है, लोगों के दिमाग में वो बात दर्ज हुई है। जब वो बीजेपी वालों को देखते हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों को देखते हैं, बीजेपी के पदाधिकारियों को देखते हैं, तो उनके दिमाग में तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप एक शक्ल आती है वोट चोर की, और उसकी अभिव्यक्तियां भी जगह जगह देखने को मिली। मेरे ख्याल से ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है अगर हम लोग इस दृष्टि से देखेंगे। दूसरे, एक और राजनीतिक समाज में बिहार के एक चर्चा गर्म रही आज। मैंने बहुतों से बात की, इसलिए मुझे पता है। सब लोग ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है, खासतौर से कुर्मी जनाधार है, उसकी गतिशीलता क्या है। क्योंकि कुर्मी समाज की कई मीटिंगें देखी गई होती हुई। तो कुर्मी समाज मीटिंगें क्यों कर रहा है अपनी? तो वो क्या चाहता है कुर्मी समाज? क्योंकि यही नीतीश कुमार है जिनकी चिराग पासवान ने खुलेआम निंदा की थी सार्वजनिक 2020 में, और इनको हराने की कोशिश की थी और कामयाब भी हुए इस कोशिश में। नीतीश कुमार की सीटें कम कर दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कुर्मी समाज 2020 का चिराग पासवान से हिसाब साफ करना चाहता हो? भाई तब इन्होंने किया था, आज इन्हें हमारे वोटों की जरूरत है, हम देखते हैं इन्हें कैसे वोट मिलते हैं हमारे। क्यों नहीं? चिराग पासवान ने खुल के विरोध किया था, तो कुर्मी समाज इस बात के बारे में सोच सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार से बड़ा नेता तो उन्हें कोई मिलेगा नहीं कभी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो पता नहीं कब कोई कुर्मी मुख्यमंत्री बने बिहार में। तो ये इस तरह से। दूसरे, अब आप देखिए जो सम्राट चौधरी हैं वो तरापुर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी कठिन लड़ाई में फंसे हुए हैं जी। तो आज बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी के जो मायावती के भतीजे हैं, जो मायावती के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं, बार बार मायावती निकाल लेती हैं, कभी रख देती हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन उनके लिए घोषित कर दिया जी। अब हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो गैर पासवान दलित है वो शिफ्ट हो रहा है महागठबंधन की तरफ। इस प्रकार के कयास हैं कि करीब 50-60% दलित वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की वजह से और दूसरी वजहों से। मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश राम हैं, हाँ, जो दलित नेता हैं और गरीब राम की परंपरा के जी। तो लेकिन उन्होंने प्रबंधित कर लिया मायावती को, सम्राट चौधरी ने मैनेज कर लिया उनको। तो ये भी सब राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं। अगर आप एक सेट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तौर पे अगर आप देखें आज का दिन इस लिहाज से काफी बहुअर्थी दिन था सर बिहार में। हाँ जी नहीं, बिल्कुल सर इसमें देखिए आज जो है 2 डिप्टी CM थे जिसके जिन्होंने आपने दोनों, चाहे वो विजय सिन्हा हो या आपने सम्राट चौधरी, फिर 18 मंत्री थे जो नीतीश कुमार जो कैबिनेट के,
फिर उधर जाइए तो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा, सारा कुछ था। लेकिन आपने जो जिक्र किया विजय सिन्हा को हमने देखा, और हमने सम्राट चौधरी का आपने कह दिया, और ये जो सारा कुछ वहां परिदृश्य बने हैं, जैसे आपने कहा कि वो वोट चोर गद्दी छोड़, और यही उनके साथ हुआ, और फिर वो धमकाते नजर आए, बौखलाए नजर आए, और बड़े बुलडोजर चलाएंगे, देख लेंगे एनडीए ही जीत रहा है। तो इन्हें इन्हें किस तरीके से लिया है? बिल्कुल जो बहुरंगीय जो चीजें थी उसमें इसको कैसे देखा जाए? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि फर्स्ट फेज में भारी बढ़त, हालांकि कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसके मायने कुछ निकाले जा सकते हैं, अर्थ है कुछ? नहीं नहीं, देखिए बिहार चुनाव तो भारी बढ़त का चुनाव है ही नहीं। ये बात ही नरेंद्र मोदी की फालतू किस्म की है, लोग उस पर मुस्कुरा रहे होंगे इस बात पे। अगर मैं कहता हूं, अगर महागठबंधन की तरफ से ही दावा किया जाए तो वो दावा भी इस किस्म का है। बिहार का चुनाव भारी बढ़त का चुनाव नहीं है किसी भी तरफ से, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। अब कल राहुल गांधी कह रहे थे, राहुल गांधी जब बिहार के बिहार के चुनाव पे सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई चुनाव ही 2-3% का है। जी, कहा था। चुनाव ही 2-3% का है। 2-3% के चुनाव में अगर आप 100 मतलब हर 8 वोट में से 1 वोट चुरा लेंगे, अगर खेल आप खत्म। जैसा इस तरह हरियाणा में चुराया गया है, जी अगर जी आप जी। 2-3% फर्क के चुनाव में, अगर आप मार्जिन के चुनाव में अगर 8 वोट में से 1 वोट चुरा लेंगे, तो चुनाव में बचेगा क्या? वो तो इलेक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये चुनाव जो है ये मार्जिनल है पूरा का पूरा। अगर महागठबंधन जीतेगा तो ऐसा नहीं है कि वो महागठबंधन बीजेपी से जोड़ी सीटें ले आएगा, ऐसा नहीं है। और बीजेपी भी अगर एनडीए जीतेगा तो पिछली बार की तरह मार्जिनल विक्ट्री होगी। वैसी महागठबंधन की भी जीत मार्जिनल होने वाली है। मुझे पक्का यकीन है कि जो भी जीत हार होगी वो बहुत कम अंतर से होगी। मतलब कम से कम इतनी बात तो मैं विश्वास के साथ कह ही सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि हमको बम्पर बढ़त मिल गई है और अगले दौर में फिर से और ज्यादा बढ़त मिल जाएगी, ये बेकार की बात है, बिल्कुल फालतू बात है। और नरेंद्र मोदी इस प्रकार की फालतू दावे करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनको फेंकू कहा जाता है। यस सर। नहीं सर, ये जो इसमें जो वहां दिख रहा था, और वो जो गालियां बक रहे थे, जस्ट लाइक उनका जो बिहेवियर था, जो विजय सिन्हा का, वो कह रहे थे कि एसपी नकारा निकम्मा है, वो कह रहे थे कि प्रशासन बिल्कुल अपने कर्तव्यों का निर्वहन, उन्होंने कटघरे में सेंट्रल एजेंसीज को भी खड़ा किया, जो वहां फोर्सेस पहुंची, कि उन्होंने अंदर घुसी हैं, बाहर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या कहती है? जैसे जो मैं इसमें और जोड़ दूंगा कि जो वहां कहा जा रहा था कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, ये कुछ उसके पीछे कहीं कुछ है ऐसा, उसको हम ना, देख मैं सकते हैं? मैं कह ही रहा हूं कि वो नीतीश कुमार के जनाधार का जो बिहेवियर पैटर्न है, उस पर सब लोगों की बहुत नजदीक निगाहें हैं। भाजपा वालों को भी शक है कि नीतीश कुमार के वोट उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चिराग पासवान को तो बहुत ही शक है कि नीतीश कुमार के वोट उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार की अपनी जो साख है, आप जैसे हमारे मित्र बहुत बड़े पत्रकार हैं, टीवी के बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, टीवी के बहुत बड़े एंकर भी हैं, वो 5 दिन बिहार रह के आए। तो 5 दिन में उन्होंने देखा, बिहार में उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार की लोग बुराई नहीं कर रहे हैं। मतलब नीतीश, ऐसा भी नहीं है कि बहुत तारीफें कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ हो कि लोग नाम सुनते ही भड़क जाते हो, अरे अरे क्या है, छोड़ो, इसकी सरकार बदलनी है। तो नीतीश कुमार की अभी भी साख वहां पे है, वहां पे। अच्छा, तो ये बीजेपी और चिराग पासवान और इन लोगों को भी दिख रही होगी। तो इन लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा तो अच्छा प्रदर्शन कर ले जाएगा, हमारा ना कहीं भट्टा बैठा दे। और नीतीश कुमार के पास तो ये भी मौका है कि वो अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में वो महागठबंधन के साथ चले जाएं, मतलब अपनी सीटें जीत लें और इनको ठेंगा दिखा दें। इन्होंने जिस तरह उन्हें तंग किया है, मानसिक त्रास दिया है उन्हें, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, इसमें जो 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 दो तीन चीजें जो है, इनके द्वारा वो पैसे दिया जाना, कैश पहुंच जाना, इन इधर तेजस्वी यादव का नौकरियों वाला कि हम सरकारी नौकरियों वाला, और बाकी भी सब चीजें, तो जो फर्स्ट फेज है, जो हम, आप चूंकि जुड़े भी रहे हैं, तो जो एग्जिट पोल वाली बात होती है कि जो निकलते हैं तो लोग पूछते हैं, तो वहां उस लेवल पे किस तरह का फीडबैक्स मिले हैं पहले चरण में? देखिए, एग्जिट पोल तो अभी किया जरूर गया होगा, लेकिन लोगों ने दबा के रखा होगा, अभी तो अनाउंस कर घोषित कर लेकिन नहीं सकते। आपका अपना अनुभव और आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है कि वहां महिलाएं, मैं अभी ये लोग? मानता हूं कि लड़ाई लड़ाई कठिन है, कटाकट है लड़ाई, लेकिन महागठबंधन के पास बढ़त है। अपर हैंड जो है ना, वो महागठबंधन का है।
लेकिन लड़ाई कठिन है, मतलब जो है ये आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि महागठबंधन कोई एनडीए की कोई सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन के जीतने के बहुत मौके हैं, और अगर महागठबंधन ने जैसा उत्साह उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, अच्छा प्रतिशत भी निकला है, वोटिंग भी बेहतर हुई है, तो उसमें बहुत संभावना ये है कि महागठबंधन इस फेज में आगे निकल जाए। अब मैं दिन भर से कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, बहुत लोग बिहार से जुड़े थे, आपके पास तो बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन वहां से जो जर्नलिस्ट जुड़े थे, साथी जुड़े थे, जिस तरीके की चीजें मिली थी, जो हमारे संवाददाता गण वहां थे, तो वो कई चीजें बहुत लोग बड़े खुलकर चीजें बोल रहे थे। कईयों ने वो जो पलायन की भी बात की, कई लोगों ने जो सरकारी नौकरी की भी बात की, और इसके अलावा कुछ ये भी निकला, उन्होंने कहा देखिए हमने जो है बहुत जुमले सुने, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, तो एक मौका क्यों नहीं दिया जाए तेजस्वी यादव को। तो इस तरह की चीजें निश्चित तौर पे लड़ाई ठीक है, बड़ी बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लोग इस तरह सोचते हैं कि एक मौका क्यों ना दिया जाए, जी और यही वजह है, अगर इस तरह सोच रहे हैं तभी तो उनको बढ़त मिल रही है। जी भाई जी महागठबंधन को जो बढ़त मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है। लेकिन देखिए, एक इसे कहते हैं विजिबल एंटी इनकम्बेंसी, जैसे कर्नाटक में दिखाई पड़ी थी एंटी इनकम्बेंसी यस सर बीजेपी के खिलाफ, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी थी, जैसी एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रही थी, या सारे देश में मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रही थी एंटी इनकम्बेंसी, जो बाद में चुनाव परिणामों में भी दिखाई पड़ी। जी हाँ वही जी हाँ 240 सीटें भी रह गई, और ऐसा भी लगा कि अगर ये 76-75 सीटें हथकंडेबाजी से जीती, वो भी अगर हार जाते तो 180 पे आ जाते ये। तो वैसी वैसी विजिबल एंटी इनकम्बेंसी, यानी उबलता हुआ ऐसा जनरोष सरकार के जी खिलाफ, हाँ, वो नहीं है। मतलब ये मैं कह रहा हूं, जब ऐसा नहीं जनरोष नहीं होता है, तब आपको जरा ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई वहां से आवाजें जमीन से क्या निकल रही हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल लोग ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर आजकल तो अक्सर ऐसा होने लगा है कि लोग सरकार की आलोचना, सरकार के प्रति नाराजगी भी रखते हैं, थोड़ी बहुत आलोचना भी करते रहते हैं, लेकिन अंततः वो वोट दे देते हैं उसी को। जी 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 सोचते हैं बदलने की जरूरत नहीं है, अभी बदला नहीं जाएगा, है। एक समय ऐसा आता, कहता है दंडित करना है, बदलना है इसको, मतलब जी हाँ जी हाँ जी फिर हाँ खेल खत्म हो जाता है। जी 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 तो जी अभी तक कम से कम ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है कि ये लगे कि साहब लोग खेल खत्म करने के लिए वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अबे सर इसको ऐसे देख सकते हैं, नीतीश कुमार को लेकर तो है, नीतीश कुमार ने काम किए, उनका अपना एक जो वहां जो प्रभाव है वो नहीं निष्प्रभावी हुआ है, वो बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ दिखा, या जो बाकी देख रहे हैं कि देखिए आपने नाम लिया वो चिराग पासवान, उनको लेकर भी हो गया कि ये भरोसे के योग्य नहीं है, बाकी जीतन राम देखिए, मांझी ना भाजपा वो भाजपा भाजपा के लिए तो डर ये है कहीं भाजपा एनडीए में सबसे कमजोर घटक के तौर पे ना उभरे। ये लोकसभा में भी हो चुका है। लोकसभा में सबको उम्मीद थी कि नीतीश सबसे ज्यादा कमजोर साबित होंगे लोकसभा चुनाव में, नहीं यार हुआ ऐसा। जी हाँ, मतलब बीजेपी का जितना अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। और उस चक्कर में से मतलब आर के सिंह थे, जो केंद्र केंद्र में मंत्री थे, जी जो हाँ पूर्व गृह सचिव भारत के, जी हाँ जी जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी थी पूरी की यस पूरी। सर यस सर हाँ, तो वो आर के सिंह अपना चुनाव हार गए। जी चुनाव हाँ हारने के बाद वो बहुत चिढ़ गए वो। चिड़े हाँ, चिढ़ गए, और अभी भी वो लगातार गाली दे रहे हैं। दे मतलब रहे पिछले 1.5-2 महीने से आर के सिंह निरंतर भाजपा को करे आ रहे हैं। हैं बिल्कुल वो अपील बिल्कुल कर रहे हैं लोगों से कि लोग नोटा में वोट दें, बीजेपी वालों को वोट न दें, कि बीजेपी में सब क्रिमिनल्स हैं, जी हाँ हत्यारे हैं, क्रिमिनल्स हैं, भ्रष्ट हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। मतलब जो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, अभी कुछ दिन पहले तक सरकार में था, है, मतलब 1.5 साल पहले तक जो सरकार में था, वो ये एक महीने से लोगों से ये कह रहा है। तो जी भाजपा, हाँ, तो एनडीए को इस तरह की छोटी-छोटी बगावतों का मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसकी वजह से वोट नहीं मिलेंगे उनकी वजह से, यस लेकिन सर कुछ यस वोट तो नुकसान कर ही रहे होंगे वो, फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो इस तरह की एनडीए को बहुत छोटी-छोटी बहुत सी बगावतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खुली बगावत है, लेकिन कुछ खुफिया बगावतें भी हो रही होंगी। जैसे एक संभावित बगावत जो है ना, वो है नीतीश कुमार के जनाधार वाली। भाई नीतीश कुमार को एनडीए के भीतर से लगातार उनको कमतर मानने या उनके पैर काटने की कोशिश पिछले चुनाव में भी हुई थी, इस चुनाव में भी होती दिखाई दे रही है। तो उनके जनाधार को अधिकार बनता है कि वही अपना कम से कम वो भी तो बदला ले, अपना बिल्कुल हिसाब अपना हिसाब चुकता करे।
बिल्कुल। अबे सर, जो ये पहला चरण है, इस चरण के बाद जो बचा हुआ दूसरा चरण है, कि आपको लगता है कुछ थोड़ा-सा हम अब इस चीज़ से सबक ले लें, तो ये कुछ अभी आने वाले दिनों में जो बचे हैं, क्योंकि होना है, अगला जो होना है, ये 11 तारीख को सेकंड फेज़ की वोटिंग होना है अभय सर। तो सेकंड फेज़ की वोटिंग के पहले जो आज का वोटिंग है, ये वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है कि इसमें कुछ अब ये लोग कुछ करेंगे कि इस चीज़ को कर लें कि नहीं, वो हमें नीतीश कुमार वाला जो एंगल है, उसपे कुछ आप देखते हैं, ऐसा पाते हैं? देखिए, कुछ? जो टेम्पलेट है बिहार चुनाव की सेट हो चुकी है। जी। मुझे नहीं लगता कि इस अभी अगले 5 दिन में वो टेम्पलेट कोई बदलने वाली है। जो कुछ जिसको जो करना था वो कर चुका है। अच्छा। अब तो केवल बाकी 5 दिन जिनको चुनाव प्रचार करना बाकी है, वो चुनाव प्रचार करेंगे। जिनका चुनाव प्रचार हो गया, वो आज खत्म हो गई, वो अपने घर पे आराम फरमाएँगे या पार्टी द्वारा दी गई ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अबे अब वो टेम्पलेट सेट हो चुकी है। अब जो पैटर्न बन चुका है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी अब। ओके, ओके। अबे अबे सर, ये जो चीज़ें हैं, ये आपका खासकर जैसे जो इन लोगों ने आज जिस तरीके से एक चेतावनी भरा लहजा था खुलेआम, और वो खासकर विजय सिन्हा ने तो बहुत खुलेआम बोला कि बुलडोजर चलाया जाएगा, आप आ रहे हैं हम लोग सत्ता में। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से, जो आपने कहा, ज्ञानेश कुमार और वो एस एस संधू, विवेक जोशी, ये जो चीजें हैं, इसको अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी कुछ सबक इसमें छुपे हुए हैं देखिए, या? इसमें संदेश जी। ये मिलता है संजीव जी कि बहुत ही टकरावपूर्ण राजनीति की तरफ हम देख रहे हैं। अब जो राजनीति होगी, जो नई सरकार जो बिहार में बनेगी, उसमें आर-पार की राजनीति होगी। अगर एनडीए हार जाता है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनका लगातार केंद्र से जबरदस्त टकराव होगा। मोदी जी एक पैसा नहीं रिलीज करेंगे उनकी सरकार के लिए। वही व्यवहार करेंगे जो ट्रंप ममदानी के खिलाफ कर रहा है। ममदानी की न्यूयॉर्क में मेयर के जीत हुई, ट्रंप ने फौरन कहा एक भी फेडरल फंड नहीं देंगे इनको। तो वही व्यवहार मोदी जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उनके खिलाफ करेंगे। अगर एनडीए दोबारा जीत जाता है, तो आप समझ लीजिए इस बार एनडीए के जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके अंदर बड़ी काटपा, आपसी झगड़े भी बहुत होंगे, सरकार का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब होगा और विपक्ष जम के उनके खिलाफ राजनीति करेगा। और राहुल गांधी ने तो ऐलान ही कर दिया है कि सड़क पे आना है। राहुल गांधी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ था कि भाई, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अगर संज्ञान लेना हो तो ले, हम क्या करें। बिल्कुल, 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 हमारा तो बिल्कुल। विपक्ष के नेता के तौर पर हमारी भूमिका है कि हम तथ्यों को आपके सामने रखें। हमने रख दिया, सबके सामने रख दिया, कोर्ट के सामने भी रख दिया। अब तो संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। मतलब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही निकल के आ रहा है, जिसको आपने कहा भी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो आपने जी, बहुत जी। अच्छा कहा। मतलब ये तो ये आपने जो कहा, वो मैं तो इस बात को मैं भी कहीं दोहराऊंगा, जो ज़रूर। आपने बताया। हाँ, बहुत अच्छा है ये कि आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब देश की जनता के हवाले है, नौजवानों के हवाले है, जनरेशन जी के लोगों के हवाले है। वो लोग जो करना चाहेंगे करेंगे। सबकी, उन्होंने कहा आत्मा जगनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी कहते हैं आत्मा जगनी चाहिए। जी, जी। नहीं तो अब सर, ये जो आज का जिस तरीके का टर्नआउट है, बेशक, बेशक देखिए, हम आज दिन भर से, मैंने जो कहा, मैं अभी रामशरण जोशी जुड़े थे, वो कहते हैं मैं अभी भी आशंकित हूँ, और जो आपने कहा महीन और बहुत बारीक है, लेकिन ये जो करते रहे हैं, जिस तरीके गुणाभाग, और राहुल गांधी ने जो कल कहा था कि 2-3% का, और 2-3% में जो आपने कहा हर 8वां वोट, तो ऐसे में जो सारा का सारा है, तो इसमें जैन जो जी है, या ये है, ये क्या उसका कहीं है कि वो बहुत बढ़ चढ़कर, और महिलाएं और सब जो चीजें, ये इसको और एक डिकोड छोटा सा करिएगा, तो और मैं फिर आखिरी नहीं, में नहीं, 1-2 आप सवाल। बिल्कुल नहीं, मैं तो मानता हूं कि अगर युवाओं का मतदान प्रतिशत अगर इसमें बढ़ा है, ये तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो किस उछाल किसकी वजह से आया है। अगर युवाओं का मतदान, पिछली बार तो महिलाओं के वोटों का उछाल काफी था, कुछ जी हाँ। क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट किया था। ये एक तथ्य है, तथ्य के रूप में साबित हो चुका है। अगर युवाओं ने बड़े पैमाने पर वोट किया है, तो मुझे लगता है उससे तेजस्वी को फायदा होना चाहिए बहुत। मतलब बड़ा क्योंकि राहुल बहुत ही गांधी भी बहुत ही युवाओं में बहुत ही विशेष रूप से शानदार। लोकप्रिय हैं। राहुल जी, जी। गांधी भी युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और तेजस्वी यादव भी लोकप्रिय है। नहीं तो अब ये देखना है कि अप्रत्याशित नतीजे भी हो सकते हैं, मतलब छप्पर फट भी सकता है, ऐसा भी क्यों नहीं कहीं हो कुछ अगर सकते, ये। जी, क्यों जी। नहीं हो सकते। देखिए, हम लोग तो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, जी, सोच जी। सोच के बोल रहे हैं कहीं हमारी राय गलत ना साबित हो जाए। हम तो इस तरह से, अब हमें जवाब जी। देना पड़ेगा, है। हाँ, हाँ। हम तो इस तरीके से बोल रहे हैं, है। सभी लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन जनता को तो इस बात की परवाह नहीं है। जनता तो जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों है। जी, जी, जनता के जी। पास तीनों अधिकार हैं।
वो जज भी है, जूरी भी है और जल्लाद भी है। बिल्कुल, अगर वो जल्लादी पे आ गई तो सरकार को टांग देगी। बहुत सही है, बहुत सही है। आपने ये बहुत अच्छी एक फ्रेज़ दी है। अब नहीं अभय सर देखिए, हम सब पे बात करते हैं तो मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा, फिर मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि जो कल राहुल गांधी ने कहा, देखिए हम देख रहे हैं 24 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक़्त हो गया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मौन है, वो जो उन्होंने हरियाणा का जो पूरा का पूरा ब्यौरा चिट्ठा काला रखा, वो ब्राज़ीलियन मॉडल आ गई वो सामने, उसने कहा भाई मैं भी इंडिया कभी गई नहीं, 10 बूथों पे 22 बार नाम, मतलब दुनिया में भद्द पिट रही है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मौन, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौन, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे बयार हमारे पक्ष में बह रही है, नरेंद्र मोदी साहब आपने कहा जो जुमलेबाजी करते हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं वो। देखिए, ये लोग बहुत ही निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान की कोई भी बेइज्जती हो जाए, इनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से ये सत्ता में बने रहें। इनके लिए जैसे सत्ता में बने रहेंगे, अभी जैसे अगर मान लो बिहार में औने-पौने प्रतिशत से जीत गए, तो फिर तुरंत जाएँगे कार में सवार होकर अपने ऊपर फूल बरसवाएँगे यस, वहाँ पे। यस, यस। मतलब ये इस तरह की। अब गुजरात में चुनाव हारते-हारते बचे थे, जब राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने मुख्यालय में जाके फूल बरसवाए थे नरेंद्र मोदी ने। बहुमत खो दिया इन लोगों ने वहाँ पर लोकसभा चुनाव में, तब भी जाके जलसा किया इन लोगों ने। इन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं उठता, ये बहुत ही अजीब तरह के अलग तरह के लोग हैं। ये पुराने ज़माने एक याद कीजिए जब राजीव गांधी ने अपना बहुमत खो दिया था, अ, तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये बंदा चिपका हुआ है सरकार से। इसको चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम 400 पार की बात कह रहे हैं, हमें 240 मिले, हम पराजय स्वीकार करते हैं और हम विपक्ष में बैठेंगे। अगर हमें बहुत सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो हम बैठते, स्पष्ट बहुमत मिलता तो हम बैठते सत्ता में। ये कहना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी का नाम लोकतंत्र के इतिहास में कुछ बेहतर रंगों में लिखा जाता। मुझे लगता है सर अटल जी से, वो माफ कीजिएगा, राजीव गांधी से तो अटल जी की चिमटे से भी वोट नहीं पकड़ूंगा, वहां छोड़ दिए तो उन्होंने, गिर गई थी हाँ, सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो वहां से उससे भी सबक ले लेते। बिल्कुल, अटल जी तो खैर अटल जी की दूसरे लोगों से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जी, 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 जी। अबे सर अंतिम सवाल करूँगा, आपने जो कहा कि जो वहाँ हम कल भी बात कर रहे थे कि जो नीतीश कुमार जी हैं, जब ऐसा कोई स्थितियाँ बनेंगी कि बहुत ही, आपने कहा बहुत महीन सी है, 2% ही, सभी हम विश्लेषक उसी तरीके से आप सारा उसको डिकोड कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, आखिर में सत्ता को सौंप जाए, कहो तो तेजस्वी यादव को। तो सर इसके जो आने वाले दिन हैं, ये सेंट्रल जो केंद्र की सरकार है, वहाँ क्या उठापटक, यदि बिहार में अगर ये हो जाता है खेला, तो खासकर एनडीए के साथ, तो देखिए, आखिरी बिहार में अगर खेला होता है तो नरेंद्र मोदी का खेला शुरू हो जाएगा। सर। यहाँ खेला होता है, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इससे संदेश ग्रहण करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर संदेश ग्रहण करेगा। नागपुर से संदेश जाएगा झंडेवालान पे, झंडेवाला पे मीटिंगें शुरू हो जाएंगी और नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट पैकेज तैयार होने लगेगा, क्योंकि उनकी सब लोग इस निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि भाई इनके नेतृत्व में अगर हमने चुनाव लड़ा तो इस बार हार जाएंगे। तो फिर देर समय होगा, अभी जाएं कब जाएं, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी काफी समय है अगले चुनाव में, तो कोई ना कोई समय खोजा जाएगा, एक ऐसा समय जिसमें न्यूनतम नुकसान हो। तो उस समय इनको हटाने के बारे में सोचा जाएगा इनको। इसके अलावा फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ राहुल गांधी का ये हमला है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए निकल के आया, और यहाँ पे अगर एनडीए चुनाव हार जाता है तो आप और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ये इनके लिए पूरी बचाव नहीं कर पाएंगे अपना किसी तरीके से। नहीं, मैं तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, अब इस पे आपने कहा एक तो उल्टी गिनती 14 के बाद, यदि 14 में कुछ अप्रत्याशित होता तो उल्टी गिनती शुरू मोदी जी के लिए एक, और क्या राहुल गांधी जी ने जितने पत्ते वो हाथ में रख रहे हैं उतने बाहों में भी रख रहे हैं, उनके पास बहुत जो एच फाइल है, कई एच फाइल होंगी उनके पास शायद, और उसमें शायद देखिए, वाराणसी भी हो सकता है, हाँ, वाराणसी भी हो सकता है, जो जो बिल्कुल, इन्होंने तो बड़ी गड़बड़ियां की होंगी, जहां राहुल गांधी हाथ डालेंगे वहां पे तमाम ने कुछ निकल आएगा। वाराणसी में भी तो नरेंद्र मोदी पीछे हो गए थे, फिर किसी हो तरह गए थे, वही काउंटिंग वही। रुकवा के आगे करवाया गया था। जी, 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 जी। हाँ, तो बहुत खेल अभी बहुत सारा बाकी है, लेकिन और 14 के बाद असल खेल शुरू होगा, यहाँ पर इसको समाप्त मैं चाहता हूँ, ये यहीं ऐसा कुछ होगा। बहुत मैं निश्चित रूप से हम लोगों को 14 के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। बिहार में टेम्पलेट सेट हो चुकी है और मैं समझता हूँ विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वो चुनाव जीत जाता है तब भी उसके हाथ में लड्डू है, और अगर वो
कोई मार्जिनल डिफीट हो जाती है, थोड़े बहुत अंतराल से विपक्ष पीछे रह जाता है, जो कि आमतौर पर चुनाव में होता है और बिहार में खास तौर से होता है, तो उस सूरत में भी इनके पास लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का मौका है, जिसकी ओपनिंग उन्होंने खुद बना ली है। राइट सर। अभय सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार अभय सर, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को देश की बात में, और उन्होंने जो जहां लाके खत्म किया कि विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू है, और सचमुच में कि यदि जो देश देख रहा है, देखिए जो आज उबाल दिखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों, उनके जो समर्थकों के साथ जो कुछ प्रस्तुतियां हुई, पेशकश हुई, या जिस तरीके से बिहेव किया गया बिहार में, और अभय सर ने कल कहा था, अभय सर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो सब किया गया है, ये डुबो देगा भारतीय जनता पार्टी को। तो वो आज कुछ पहली झलक अभय जी के अकॉर्डिंग मिली है। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।